सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? जैसे कि हम लोगों को पता है, नेरिस्ट के अंदर NE1, NE2 और NE3 तीनों एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुका स्टूडेंट का भी लिस्ट आया है और जो वेटिंग लिस्ट है वेटिंग लिस्ट भी आ चुका है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये तो NE1, NE2, NE3 एग्जाम के थ्रू जो हमको एंट्री मिलता है, NE1 लेवल पे सर्टिफिकेट फॉर्म के सर्टिफिकेट मॉड्यूल, डिप्लोमा मॉड्यूल और डिग्री मॉड्यूल के लिए जो एंट्री मिलता है, उसके बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन कैसा है, कैरियर ऑप्शन वगैरह कैसा है। ठीक है, और मुझको मेरा कोई स्टूडेंट ने ये बात पूछा है कि जिसका NE1 क्लियर हुआ है कि NE1 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाने से क्या क्या हो सकता है या फिर नहीं जाने से उससे बेहतर ऑप्शन है क्या। ठीक है, या फिर NE1 के थ्रू जाएंगे या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे कि इसका NE1 में जाने का क्या प्रोस एंड कॉन्स है, इसके बाद कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है, और वो प्लेसमेंट का जो पे स्केल है, जो हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी है, वो कहाँ से कौन सा रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही कम टाइम में जितना पॉइंट कवर हो सके उसके बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद भी कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आराम से कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो, हमको ये तो पता है NE1 जो एग्जाम है उसके अंदर हमको कौन सा मॉड्यूल मिलेगा, सर्टिफिकेट वाला मॉड्यूल। ठीक है, जिसका कितना टाइम होगा, उसके लिए हो जाएगा हमको 2 साल। उसके बाद है हमारा डिप्लोमा मॉड्यूल। डिप्लोमा मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं, NE2 के थ्रू जा सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट मॉड्यूल कंप्लीट किया वो भी सीधा सीधा डिप्लोमा मॉड्यूल में आ सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट एंट्री के लिए कंडीशन है, वो भी हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जो डिग्री मॉड्यूल है, जो बीटेक है, बीटेक में या तो NE3 के थ्रू आ सकता है, नहीं तो ये NE2 से भी सीधा सीधा आ सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन है। ठीक है, हम ये सब बातचीत करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला बात जो यहाँ पे हमारा दिमाग में आता है कि हमको NE1 के थ्रू ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। हम NE1 से शुरू करते हैं, क्योंकि जो NE1 जो बच्चा दिया है वो मोस्टली क्लास 10 का बच्चा है। ठीक है, और उनमें से बहुत लोगों का क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है। ठीक है, NE1 तो क्लियर हो गया। उसके बाद किसी के दिमाग में प्लान था मेडिकल का, किसी का इंजीनियरिंग का। ठीक है, हम तो मेडिकल को तो ऐसा इग्नोर करके चलेंगे, क्यों? क्योंकि जो NE1 है वो इंजीनियरिंग बेस है। ठीक है, तो किसी के दिमाग पे अगर मेडिकल का प्लान है कि उसको किसी को डॉक्टर बनना है, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो NE1 के थ्रू या फिर इंजीनियर लाइन में ना जाए। और इंजीनियर लाइन में जाना है तो पहले ये डिसाइड कर ले वो मेडिकल लाइन में जाना है मुझको या इंजीनियरिंग लाइन पे जाना है। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग लाइन पे जाना है, ये वीडियो उसके लिए है, और मेडिकल लाइन पे अगर जाके जाना है तो NE1, NE2, NE3 वगैरह वगैरह का बात ही नहीं है, वो पूरा सेपरेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बात घूम फिर के वही अटकता है कि इंजीनियरिंग लाइन पे हमको NE1 के थ्रू जाना चाहिए, या फिर हम थोड़ा और 2 साल पढ़ के JEE के थ्रू, JEE मेंस या एडवांस के थ्रू प्रॉपर IITs या NITs में जाना चाहिए। ठीक है, इसमें हम टू द पॉइंट थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारा NE1 का, हम अगर NE1 के थ्रू जाए तो हमको क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या प्रो है, क्या क्या कौन है, हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या निगेटिव पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमको तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, NE1 के थ्रू जाने से ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पार्ट है। यानी कि NE1 के थ्रू घुस गए और उसके बाद प्रॉपर बीटेक करके निकल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर बीटेक करके वहां से निकल सकते हो। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि JEE वगैरह के लिए जो एक मेंटल प्रेशर वगैरह होते हैं ना, उसमें वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एक बार घुस गया, हाँ, वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक रखना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि NE1 में घुस गया पढ़ाई नहीं करना ना, कुछ नहीं होगा। ऐसे होने से पढ़ाई तो दोनों में करना पड़ेगा, लेकिन अगर NE1 में घुस गए तो मेहनत थोड़ा कम लगेगा, इसलिए बीटेक होने में। ठीक है, और उसके बाद बातचीत आता है जो हमारा नेरिस्ट है। नेरिस्ट का जो एक एजुकेशन लेवल है या फिर उसका जो रिकॉग्निशन है, वो अभी ठीक ठाक है। नेरिस्ट का रिकॉग्निशन भी इतना खराब नहीं है। वो तुम नॉर्थ ईस्ट में बोलो या फिर प्रॉपर मेनलैंड इंडिया का जो भी कंपनी वगैरह है या फिर गवर्नमेंट प्लेसमेंट वगैरह में, नेरिस्ट का रैंक इतना बुरा नहीं है। नेरिस्ट से बहुत अच्छा इंजीनियर निकला है और वो लोग अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया ये बात, और उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट का दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात हो गया हमारा, सब NE1 के थ्रू अगर हम घुस गए
तो ये फाइनेंशियली अफोर्डेबल होगा, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनीवन के थ्रू घुसने से वो एक फाइनेंशियली अफोर्डेबल तरीके से हम बीटेक कर पाएंगे। फाइनेंशियली अफोर्डेबल बोलने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटीज और एनआईटीज में पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, लेकिन उसके लिए एजुकेशन लोन इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका प्रिपरेशन वगैरह या फिर क्लास 11-12 वगैरह का तो एक कॉस्टिंग है ना आजकल के, क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लेते हैं गांव में रहते हैं, बस्ती एरिया में रहते हैं, उसको टाउन में आके प्रॉपर रेंट में बैठ के कोचिंग में एडमिशन लेके वगैरह वगैरह, जो 11-12 उसके बाद कोचिंग या प्रिपरेशन वगैरह में जो पैसा खर्च होते हैं ना, एनीवन में उतना नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और उसके बाद लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे बच्चों को ये बोलता हूँ फाइनेंशियली पैसे का बात बाद में आएगा, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट पे क्या बोला गया है, स्टूडेंट को अगर कोई एक स्टूडेंट को अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं जेडब्ल्यू क्रैक कर लूंगा, जेडब्ल्यू मुझसे हो जाएगा, ठीक है, तब वो एनीवन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी क्लास 10 पास किया ना, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, और बाकी तो 11-12 के बच्चों को पता ही है, क्लास 10 तक नॉर्मली पूरा मोटिवेशन में रहते हैं स्टूडेंट लोग, पूरा जोश में रहते हैं। ठीक है कि हाँ हम कर देंगे, और क्लास 10 तक टू बी ऑनेस्ट साइंस का सिलेबस आसान ही होते हैं, उतना कोई मुश्किल वाला बात नहीं होते। लेकिन क्लास 10 के बाद जैसे ही 11-12 में घुसेंगे, ठीक है, इतना एक्सटर्नल फैक्टर आएगा, उसके वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट का जो क्लास 10 का बच्चा है, तुम अपने सीनियर को पूछ सकते हो 11-12 का, 11-12 में आते ही पढ़ाई एकदम फ्लो, मैक्सिमम बच्चे का फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, सो क्लास 10 का कोई बच्चे का अगर खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं 2 साल अच्छे से पढ़ूंगा और मैं जेडब्ल्यू क्रैक करूंगा, जेडब्ल्यू मेंस हो या एडवांस हो, हम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, वो खुद के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम जेडब्ल्यू के लिए प्रिपरेशन करो। कैसे? प्रॉपर बोर्ड में आके, बोर्ड इन द सेंस हमारा 11-12 में घुस के। ठीक है, और इसमें और एक बात है, कोई बच्चा अगर जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर सकता है, ऐसा नहीं वो एनीवन के थ्रू घुस के भी जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनीवन के बाद जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, वो हमारा बोर्ड के कोर्स का, यानी कि 11-12 के सर्टिफिकेट और एनीवन का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट है। हम जो सीबीएसई का 12 का सर्टिफिकेट देते हैं ना, सीबीएसई 12 का जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है, वो और एनीवन का सर्टिफिकेट दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन कोई बच्चा अगर एनीवन के थ्रू जाके जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहे, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा। अगर बच्चा बहुत ही मेहनती है तो अलग बात, लेकिन हमारा जो सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड लेवल के ऊपर बेस है जेडब्ल्यू एकदम, और ये सीबीएसई बोर्ड लेवल हमारा एनीवन के साथ पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न मैच नहीं होता। कुछ कुछ पॉइंट तो मैच होगा, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट मैच होगा, मोर देन 50% मैच होगा, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस मैच नहीं होता। सो कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि वो एनीवन में जाएगा, एनीवन में सर्टिफिकेट कोर्स करेगा और उसके बाद जेडब्ल्यू का एग्जाम देके प्रॉपर आईआईटी वगैरह में घुस जाएगा, ठीक है, ये कर सकते हो, ये नामुमकिन नहीं है, और आदमियों ने किया है, बच्चों ने किया है ये, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको और एक्स्ट्रा मेहनत लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको एक ही टाइम पे एनीवन का जो रेगुलर कोर्स वगैरह है, तुम लोगों का जो रेगुलर स्टडी है, उसको भी करना पड़ेगा, साथ ही जेडब्ल्यू के लिए कुछ अलग से और एक्स्ट्रा फीस भरना पड़ेगा। और लेकिन तुम अगर बोर्ड के थ्रू जाओ तो ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है उसके ऊपर ही, एनसीईआरटी के ऊपर ही हमारा जेडब्ल्यू एडवांस का सिलेबस टोटली बेस्ड है। ठीक है, सो जेडब्ल्यू के लिए बोर्ड पे पढ़ने से भी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो एनीवन में अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के साथ साथ प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, तब और ज्यादा एक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, वो टोटली तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे पढ़ पाओगे उसके साथ या नहीं। ठीक है, तुम अपने दिमाग में पहले क्लियरिटी लाओ कि अगर बच्चे को लगता है ठीक है मैं कर लूंगा, एनीवन में रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स का भी पढ़ूंगा और जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस के लिए भी साथ ही साथ में पढ़ लूंगा, ठीक है, तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कॉन्फ्यूज हो, तब ये सोचना है कि मुझको क्या चाहिए, जेडब्ल्यू के थ्रू चाहिए, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जेडब्ल्यू में क्रैक कर पाऊँ। सो अगर बच्चा ये कॉन्फिडेंट है, तुम जेडब्ल्यू के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होना है, तुमको ये कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ मैं उतना मेहनत कर लूंगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर प्रॉपर मेहनत करेगा, डेली 2-3 घंटा पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेगा, तो उसका आराम से जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया उसका पॉजिटिव पॉइंट के बाद। अब उसके बाद एनीवन के थ्रू जाने से निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट मेनली एक ही है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों में मेन एक ही बात बोला गया है। सो आईआईटी हो या एनआईटी हो, उसका एक अलग ही लेवल का रैंक है ना? आईआईटी हो एनआईटी हो, उसका रैंकिंग बहुत ऊपर है, उसके कंपैरिजन में
हमारा नेरिस्ट का थोड़ा सा नीचे है। ये नेरिस्ट बोल के नहीं, आईआईटीज या एनआईटीज को इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, सो उसके कंपैरिजन में कोई भी स्टेट का या फिर ऐसा सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, उसका रैंकिंग थोड़ा नीचे ही रहेगा। और उसमें बात आता है कैंपस प्लेसमेंट की। कैंपस प्लेसमेंट का चांस वगैरह आईआईटीज में ज़्यादा होगा, आईआईटीज या एनआईटीज में कैंपस प्लेसमेंट की चांस ज़्यादा होगा। और कैंपस प्लेसमेंट इन द सेंस कोई अच्छे कंपनी में, या फिर अगर सिंपली एकदम आसान भाषा में बोलना है, आईआईटी या एनआईटीज के थ्रू जो प्लेसमेंट मिलेगा उसमें सैलरी पैकेज ज़्यादा मिलने की चांस है। ठीक है, और सैलरी के अलावा हाँ नॉलेज और क्वालिटीज में भी थोड़ा सा फर्क तो ऑब्वियसली नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो क्लास 10 पास बच्चा था उन लोगों के लिए कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए, जाने से क्या होगा, नहीं जाने से क्या होगा। अब उसके बाद देखते हैं हमको अगर मान लेते हैं जाना है, तो उसके बारे में तीनों मॉड्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो पहले आ गया हमारा सर्टिफिकेट मॉड्यूल, यानी कि जो हम क्लास 10 पास करके जहाँ पे हम घुसेंगे। सो वहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब तो हमको पता ही है। वहाँ पे हमको एक ब्रांच चूज करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांच होते हैं हमारे नेरिस्ट में, सिविल हो गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह, ऐसा करके अलग अलग ब्रांच है। और हर एक ब्रांच का कुछ अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा जो भी ब्रांच है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। तुम लोग यहाँ के कोई भी एक ब्रांच पे जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट मॉड्यूल। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो एनी1 में घुस गए, उसके बाद सिर्फ एनी1 कंप्लीट किया, एनी1 यानी कि एनी1 के थ्रू जाके जो हमारा सर्टिफिकेट मॉड्यूल है, कई बच्चा एनी1 में घुस गया, उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट मॉड्यूल कंप्लीट किया यानी कि 2 साल पढ़ा। उसके बाद हम देखते हो कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट हो सकते हैं, कहाँ पे वो नौकरी ले सकते हैं और उसका सैलरी लेवल कैसा होने का चांस है। सो क्या क्या नौकरी है, एक तो हम मान सकते हैं टेक्नीशियन या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। गवर्नमेंट या प्राइवेट का जो इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे वैकेंसी आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ये वैकेंसी उतना नहीं आता, प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह में तो ये वैकेंसी भर भर के आते हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट, ये भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, और मेनली जो गवर्नमेंट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे एक लैब असिस्टेंट नाम का पोस्ट होता है, जिसको हम लेबोरेटरी वगैरह में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्कशॉप सुपरवाइजर। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसके ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट होते हैं। उसका जो वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे काम वगैरह होते हैं उसको सुपरवाइज करना होते हैं। जो वर्कर वगैरह होते हैं उसके साथ एक कॉन्टेक्ट मेंटेन करना रखता है, वर्कर वगैरह से रिपोर्ट लेके, काम का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके अपना जो सुपरवाइजर है उसको देना होता है। ठीक है, ये हो गया वर्कशॉप सुपरवाइजर। और उसके बाद अगर कोई टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाए, कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल या फिर इरिगेशन, वो सब में फील्ड टेक्नीशियन होते हैं। ठीक है, फील्ड टेक्नीशियन को क्या करना पड़ेगा, नाम से ही पता चलता है, फील्ड में जाके यानी कि साइट पे जाके जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जाके मशीन वगैरह ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, ये सब चीज़ों को सेटल आउट करना पड़ेगा। और अगर हम सर्टिफिकेट मॉड्यूल के थ्रू जाए तो हमारा सैलरी कितना होगा, सैलरी कितना होने का चांस है। सो डिपेंडिंग अपॉन प्राइवेट या गवर्नमेंट सैलरी पैटर्न तो अलग अलग होगा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी कितना हो सकता है। सैलरी हमारा 10,000 से लेके 25,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, कितना हो सकता है, 10,000 से लेके 25,000 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे प्रमोशन का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई एग्जाम क्रैक करके ऊपर सर गए तो ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन का चांस बहुत कम है, और इसीलिए इसके थ्रू सैलरी बाद में बहुत सारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत होगा। ठीक है, 25,000 से मैक्स टू मैक्स जाके 30,000 जैसा हो सकता है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह मिलेगा, लेकिन बेस पे इतना ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है सैलरी थोड़ा सा कम मिलता है कंपेयर टू बाकी दोनों एग्जाम। ठीक है, बाकी दोनों लेवल के कंपेरिजन में यहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलता है और प्रमोशन का चांस भी थोड़ा कम है। उसके बाद हम जाते हैं उसका दूसरा वाला के तरफ, जो कि हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा मॉड्यूल। ठीक है, डिप्लोमा मॉड्यूल यानी कि हमारा दूसरा वाला जो एनी टू वाला था। ठीक है, वहाँ पे डिप्लोमा मॉड्यूल में एंट्री करने का क्या है, एक तो हमको पता है, सब अच्छा एनी टू है उसको तो पता ही होगा, एनी टू के थ्रू हम डायरेक्ट, एनी टू के थ्रू हम घुस सकते हैं। नहीं तो और एक पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्ट एंट्री, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट एंट्री। अब डायरेक्ट एंट्री क्या होते हैं, डायरेक्ट एंट्री ये होते हैं, मान लेते हैं एक बच्चा एनी1 के थ्रू नेरिस्ट में घुस गया और वो अपना सर्टिफिकेट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, और सर्टिफिकेट मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद वो और आगे कंटिन्यू करना चाहता है, यानी कि सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा मॉड्यूल में आना चाहता है, तो अब उसको एंट्री मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एंट्री। उसको कुछ एग्जाम वगैरह देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना।
उसमें एक कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि बच्चों का जो सीजीपीए होते हैं, सीजीपीए यानी कि एक तरीके का परसेंटेज समझ लो, जो बच्चों को सीजीपीए समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीके का परसेंटेज ऐसा समझ लो, 10 में आउट ऑफ 10 6.5 सीजीपीए एटलीस्ट आना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर सर्टिफिकेट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया और उसका सीजीपीए 6.5 से ज्यादा है, उसको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? डिप्लोमा मॉड्यूल पे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा NE2 के थ्रू अपियर हुआ है और सिलेक्ट हो गया, उसको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद ब्रांच वगैरह तो वही होगा, ठीक है। हम सीधा देखेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। प्लेसमेंट के अंदर सबसे पहले आते हैं जूनियर इंजीनियर, जेई। अब तो जेई का वैकेंसी आया है, अरुणाचल में तो अब जेई बहुत पॉपुलर हो चुका है, नया नया वैकेंसी आया है, तो जेई के बारे में पता है। जूनियर इंजीनियर अलग अलग ब्रांच पे, अलग अलग ऑफिस वगैरह में जूनियर इंजीनियर का काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर या फोरमैन, ये अगेन कंस्ट्रक्शन साइट पे यानी कि सिविल या मैकेनिकल का बच्चों को यहाँ पे चांस मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे भी है कैड डिजाइनर और साइट इंजीनियर, ये दोनों भी सिविल और मैकेनिकल का ही है। कैड डिजाइनर सिविल इंजीनियरिंग का होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है सर्विस रिपेयर इंजीनियर, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू एंट्री मिलेगा। ऐसा मैंने यहाँ पे और बहुत पॉसिबल वैकेंसीज है, मैं सब लिखने के लिए जगह भी नहीं है, सब समझने के लिए टाइम भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों को ये एक ओवरव्यू ऊपर ऊपर से ये दिखाना चाहता था कि कहाँ कहाँ पे एंट्री मिल सकता है और पेमेंट लेवल वगैरह कैसा कैसा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हमारा नौकरी पाने का चांस है। और यहाँ पे हमारा सैलरी कितना होगा? यहाँ पे हमारा सैलरी हो सकता है, डिपेंडिंग हम कहाँ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके सैलरी हो सकते हैं 20,000 से लेके अप टू 45,000, ठीक है। 20,000 से लेके 45,000 तक सैलरी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे भी और एक बात है, यहाँ पे भी प्रमोशन के लिए प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है। हमारे अराउंड बहुत ऐसा जूनियर इंजीनियर वगैरह है जो जो पोस्ट पे घुसा उसी पोस्ट से रिटायर हुआ, ठीक है। पे ऊपर जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। अगर एग्जाम वगैरह देके ऊपर अगला लेवल पे जाओगे तो पे स्केल का लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा, उस लेवल से पेमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ उसका पेमेंट है इतना। और कोई बच्चा अगर NE2 क्रैक करके प्रॉपर जेई वगैरह का एंट्रेंस वगैरह देके या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एंट्रेंस वगैरह देके गवर्नमेंट सेक्टर में घुस जाए या फिर अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस जाए, तब भी उसको एक ठीक ठाक हम सेटल जॉब मान सकते हैं। NE2 कंप्लीट करने के बाद, NE2 के थ्रू डिप्लोमा मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बढ़िया सा गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट, अच्छा कॉर्पोरेट में घुस जाए, तब उसको हम एक सेटल ऑप्शन, सेटल जॉब मान सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कोई बच्चा का अगर डिप्लोमा मॉड्यूल कर लिया, उसको प्रॉपर डिग्री करना है, ठीक है। उसको प्रॉपर डिग्री करना है, तब वो क्या करेगा? डिग्री के लिए हमारे पास कौन सा वाला है था? डिग्री में जाने के लिए हमारे पास या तो NE3 के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री का चांस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री था ना हमारा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एंट्री था। NE1 के बच्चों को सीधा यहाँ पे डिप्लोमा मॉड्यूल पे लेके आने के लिए, सर्टिफिकेट के बच्चों को डिप्लोमा में लाने के लिए डायरेक्ट एंट्री था। सिमिलरली जो बच्चा नेरिस पे डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसको भी यहाँ पे लेने के लिए एक डायरेक्ट एंट्री का स्कीम है। डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या है? कंडीशन वही है, सीजीपी हमारा कितना होना पड़ेगा? 6.5 आउट ऑफ 10। कहाँ पे? डिप्लोमा मॉड्यूल पे। डिप्लोमा मॉड्यूल पे अगर हमारा 6.5 आउट ऑफ 10 सीजीपीए है, वो बच्चा सीधा डायरेक्ट एडमिशन लेके आ सकते हैं बिना कोई एग्जाम दिए। और अगर कोई बाहर से आ रहा है, उसको NE3 क्लियर करना पड़ेगा। और NE3 के थ्रू घुस के ये डिग्री मॉड्यूल क्लियर करने के बाद उसको एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड इंजीनियर बोला जाएगा, ठीक है। और इंजीनियर का कहाँ प्लेसमेंट होता है हमको तो थोड़ा बहुत पता ही है। इंजीनियर का अलग अलग कंपनी वगैरह पे हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, तो प्रॉपर कोर इंजीनियरिंग कंपनी है, वहाँ पे ये प्लेसमेंट होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हमको पता है, IT सेक्टर, ठीक है। और एक आते हैं उसके बाद पब्लिक सेक्टर जॉब, यानी कि पब्लिक सेक्टर जॉब में आ जाएगा हमारा ऑयल 1cc, ये सब जो होते हैं ना, ये सब इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर जॉब, ठीक है। लेकिन इसके लिए गेट या फिर कोई दूसरा एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यही है। उसके बाद प्राइवेट कोर सेक्टर जॉब, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जिसके लिए हमको डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई भी ठीक ठाक जॉब हो, उसके लिए हमको डिग्री क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। जो हमारा SSC हो गया, UPSC हो गया, स्टेट PSC हो गया। स्टेट PSC बोलने से हमारा जो अरुणाचल प्रोजेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर APSC असम के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद रेलवे वगैरह का जो एग्जाम है, उसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। सो ये था हमारा मेन 3 एग्जाम का, NE1, NE2, NE3 में घुस के जो कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। और इसमें
इंजीनियरिंग में सैलरी कितना होगा? इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है यहाँ पे सैलरी का कोई अपर लिमिट नहीं है। किसी का अगर परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ऐसे अप्रॉक्स मान सकते हैं, कहाँ पे घुसा है बच्चा उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे मान सकता है 30,000 से लेके कोई-कोई जॉब प्रोफाइल में 75,000 जैसा भी मिल सकते हैं, ठीक है? और इंजीनियरिंग के बाद इसके बाद किसी को अगर प्रॉपर मास्टर्स करना है या फिर थोड़ी देर पहले जैसे आईआईटी एनआईटीज का मैंने ज़िक्र किया था, कोई बच्चे को अगर आईआईटी एनआईटीज में मास्टर्स करना है, इसके बाद वो लोग प्रॉपर आईआईटीज एनआईटीज में मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम देके घुस सकते हैं, ठीक है? या फिर किसी को रिसर्च वगैरह में जाना है, वहाँ पे भी प्रॉपर एग्ज़ाम देके वो लोग जा सकते हैं। ओके, यानी कि इसके बाद किसी को प्रोफेशनल लाइन में जाना है, जा सकते हैं। किसी को एमबीए वगैरह और करना है, जा सकते हैं। किसी को और प्रॉपर अपने लाइन पे पढ़ना है, रिसर्च वगैरह में जाना है या फिर और टेक्निकल एमटेक वगैरह करना है, वो लोग वो उस लाइन पे अपना जैसा मर्ज़ी वैसे ही जा सकते हैं। हालाँकि वो तो एक अलग बात हो गया। सो ये था हमारा तीनों एग्ज़ाम का बातचीत। और लास्ट में एक और बात, लास्ट हमारा कैसा था 2-3 साल तक पहले तक आईआईटीज़ में कोलैटरल एंट्री नाम का एक स्कीम था। मतलब आईआईटीज़ वगैरह में क्या करता था, कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर होते हैं ना, एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज में। सो ऐसा आईआईटीज़ या एनआईटीज़ बच्चा बाहर से 1-2 या फिर मैक्सिमम 4-5 ऐसा बच्चा बाहर से लेता था। लेकिन लास्ट 2-3 साल से कोई भी आईआईटीज़ या एनआईटीज़ ऐसा दूसरा कॉलेज से कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, कोई हाँ, आईआईटी से आईआईटीज़ में आ रहा है तो अलग बात, उसको कंसीडर किया जाता है उसका एप्लीकेशन, ठीक है? या फिर कोई आईआईटीज़ का कोई प्रोफेसर वगैरह रिकमेंड कर दिया तो अलग बात, लेकिन नॉर्मली कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि यहाँ से ट्रांसफर लेके आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में जाने के लिए, तो तब तो वो अभी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है? सो ये था तीनों एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा बातचीत। अब तुम लोग खुद सोच लो, स्पेशली जो एनीवन जिसका क्लियर हुआ है, तुम लोगों को जाना है या नहीं जाना है? जाना है तो भी तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए आराम से प्रिपेयर करना है, तब भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज का वीडियो यहीं पे डी एंड कर देते हैं। कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जिज्ञासा आ रहा है मन में, आराम से कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। ठीक है? तो चलो, थैंक यू और तुम लोगों के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। चलो।